ये कहानी है राधा की, जिसकी शादी एक भरे पूरे परिवार में होती है। आपके पिताजी ने ये घर अपने और हम लोगों के रहने के लिए बनवाया था। अब यहाँ जिसे देखो वो रहने आ जाता है। अरे तो क्या हो गया, सबका अपना पोषण है। अब गांव में तो पता है कोई भविष्य है नहीं। शहर में पिताजी का इतना बड़ा मकान है तो 2-2 कमरे अपने भाई भतीजे को कुछ दिन के लिए दे रहे हैं। अरे जैसे जैसे सेटल होते जाएंगे चले जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि किसी की मदद ना करें, लेकिन ऐसा ना हो कि ये मदद कल को हम लोगों के लिए मुसीबत बन जाए। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय निकलता है कि एक रोज अचानक राधा के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। चाची, पता नहीं क्यों मेरे बाल झड़े जा रहे हैं। मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया, लेकिन वो भी कुछ बता नहीं पा रहे। बुरा न मानना राधा, घर इतने लोगों से भरा हुआ है। अरे किसी ने कुछ कर दिया हो तो क्या पता। सब तो यही चाहेंगे ना कि ये मकान उनका हो जाए, फिर चाहे तुम लोग गर्त में चले जाओ। हाँ, ये बात तो है। मैं ना चाची किसी बाबा को बुला कर लाती हूँ। पति के जाने के बाद राधा एक बाबा को घर लेकर आती है। अरे ये घर, इस घर में कोई कैसे रह सकता है? क्यों बाबा, क्या हो गया? इस घर में बुरी आत्मा का साया है। यहाँ कोई शुभ कार्य कभी नहीं हो सकता है। राधा परेशान हो जाती है और शाम को पति को सारी बात बताती है। तुम बाबा को लेकर आई थी? अरे राधा, क्या हो गया है? तुम तो पढ़ी लिखी हो। मेरे बाल लगातार झड़ रहे हैं, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे कि क्या हुआ है। तो और क्या करती मैं? तुम इन लोगों को बोलो कि मेरा घर छोड़ के चले जाए। तभी वहाँ राजेश की चाची आती है। ये लो राधा, राजेश, मैंने इडली बनाई है, खा लो। वैसे तुम लोग अगर सहारा ना देते तो हमारा पप्पू कैसे पढ़ाई शहर में पूरी करता। हम लोगों के लिए तो तुम लोग ईश्वर की तरह हो। राधा तुरंत उन्हें झड़क देती है। ईश्वर होते तो यूं जादू टोना ना हो रहा होता इस घर में। मेरे बाल झड़े जा रहे, न जाने किसने क्या कर दिया है। अरे बेटा, वो तो मौसम बदल रहा है। बदलते मौसम में तो सबके बाल झड़ते ही हैं। अच्छा, चलती हूँ मैं। चाची सही तो बोल रही थी राधा, बदलते मौसम में सबके बाल झड़ते हैं। और देखा चाची कितनी दुआ दे कर गई, ये तुम्हारे बच्चों के काम आएगी। राधा को न जाने क्यों पति की बात समझ में नहीं आती। फिर एक रोज, माँ देखो ना, मेरे ससुर ने शहर में बड़ा मकान क्या बनाया। उनके सारे रिश्तेदार हमारे घर में एक एक करके रहने आ रहे हैं। पूरा घर एक छोटा सा मोहल्ला लगता है। आपको तो पता है घर में कैसे रहती थी मैं, मेरा कमरा बस। देख राधा, तेरा घर नहीं बंगला है। लोग 2 कमरों में संतुष्ट हो जाते हैं। तेरे ससुर ने तो 40 कमरों का मकान बनाया है। बेटा, परिवार में कोई एक भी तरक्की कर लेना तो पूरे परिवार को सेटल कर देता है। तेरे ससुर ने वही किया। तू खुद को भाग्यवान समझ कि तुझे लोगों की मदद करने लायक ऊपर वाले ने बनाया है। फिर सबका अपना अपना किचन है ना, कौन तेरे साथ खा रहा है? तुझसे तो माँ बात करना ही बेकार है। क्या बोलूं मैं, घर को धर्मशाला बनाकर रखा है रिश्तेदारों ने। राधा के जीवन का ये रोना अब परमानेंट हो गया था। अब वो ना अपने बच्चों पर ध्यान देती ना खुद पर, बस सारा दिन ये देखती रहती कि कौन क्या कर रहा है। एक दिन, अरे राधा, क्या बात है? कम से कम खाना तो घर पर ठीक से बनाया करो। क्या सारा दिन किसके घर में क्या चल रहा है इसी में दिमाग लगा कर रखती हो? अरे पता है, कल वो तुम्हारी ताई के जो बेटा बहू यहाँ रह रहे हैं ना, उनकी किचन से चिकन बनने की महक आ रही थी। मैंने कहा देखो, पता है कि राजेश को पसंद है, लेकिन नाजी ना एक कटोरी भी ना देने आई। अरे ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, तुम खुद बना लेना। सोच तो रही हूँ। तभी राजेश की मामा की बहू आती है। राजेश भैया, ये लीजिए, मिठाई खाइए। भाभी आप भी। मेरे बेटी की नौकरी अमेरिका में लग गई है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। आप लोगों ने इस घर में रहने दिया, सच में बहुत बड़ा एहसान था। आप लोग भी अमेरिका का प्रोग्राम बनाइएगा। राधा तो मानो इस खबर को सुनकर परेशान सी हो जाती है। अरे क्या हो गया राधा, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? खुशी? मुझे अमेरिका बुला रही हैं?
ये पूछो, मेरे घर में रहती थी लेकिन कभी मुझे अपने कमरे में भी नहीं बुलाया। नाना राधा, कमरे में नहीं बुलाती थी कारण एक ही कमरा, उस पे भी बेटे की पढ़ाई चलती थी। टीवी तो मैंने कभी देखा ही नहीं इसकी पढ़ाई के कारण, और कमरे में लोगों को कैसे बुलाती। लेकिन सच कहूँ, आज लगता है मेरी तपस्या सफल रही। अच्छा, मैं चलती हूँ। उसके जाने के बाद बढ़िया आई, रहती तो मेरे घर में थी और मुझे ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तभी राधा और राजेश का बेटा आता है। क्या कुशल, कैसी चल रही है नौकरी? कैसी नौकरी पापा, फिर छूट गई नौकरी। अरे करम जले, वो मीना बुआ का बेटा है ना, अमेरिका में लगी है नौकरी। तो माँ कभी मीना बुआ की मेहनत देखी है बेटे के लिए? जान लगा दी थी उसने पढ़ाने में। तूने क्या किया? ट्यूशन लगाकर फ्री। उसकी पढ़ाई भी शहर के बेस्ट स्कूल की है। और तूने कहाँ पढ़ाया मुझे, याद है ना? सारा दिन तो तू लोगों के घरों में झांका करती है, सब पर एहसान चढ़ाया करती। राजेश को बेटे की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। ऐसे बात नहीं करते माँ से, जाओ अंदर। बेटे के अंदर जाने के बाद, बस ये बात तो सही कह रहा है राधा। राधा कुछ कहती उससे पहले ही उन लोगों की एक और रिश्तेदार आ जाती है। राजेश, राधा कैसे हो? वो क्या है ना, मेरे बेटे की शादी है। शादी के बाद परिवार बढ़ेगा और 2 कमरे के मकान में गुजारा मुश्किल है। वैसे भी इस शहर में तुम लोगों के घर रहकर हम लोगों ने काफी तरक्की कर ली है, पर अब बड़ा घर ले रहे हैं। ये शादी का कार्ड, आना जरूर। अब कुशल की भी ना हम लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, तो आप भी आइएगा पक्का। रिश्तेदार चली जाती है, लेकिन राधा को एहसास होता है कि वो सारा दिन सिर्फ एक ही समस्या को लेकर पूरी जिंदगी उसी के बारे में सोचती रह गई, जबकि वो और भी बहुत कुछ कर सकती थी। राधा भी अपने बेटे के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन लड़की का बाप कहता है, अरे कैसे कर दो शादी, बस घर बड़ा देखकर। पहले ये बताइए कि लड़का करता क्या है? कुछ करेगा तभी तो बड़ा घर चलेगा। बड़ा घर है, वो भी शहर में। अरे बहन जी, सब था फिर भी लड़के को नहीं बना पाई। क्या करती रही सारी जिंदगी। माफ कीजिए, हमें आपकी लड़की का रिश्ता मंजूर नहीं है। देखा, हम लोगों के घर में ही रहकर लोगों ने इस शहर का फायदा उठाया है, वहीं तुमने लोगों के घर ताक झांक करने के चक्कर में कुछ नहीं किया। सच्ची मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सारा जीवन दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने में लगा दिया, और अपनी लाइफ, जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, ये तो मैं भूल ही गई। मैम, अब मैं हर बात खत्म करना चाहता हूँ हमारे बीच में। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आ ही जाएगा जब तुम भी मुझसे मेरे पति की तरह दूर हो जाओगे, इसीलिए मैंने इसका इंतजाम कर रखा था। एक वीडियो है मेरे पास जो तुम्हारे बाबूजी को भेज दूंगी तो शायद वो हार्ट अटैक से ही चले जाएं। मेरे कस्बे में कोई कॉलेज नहीं था, इसीलिए मैं अपनी बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए शहर आ गया। अकेला सा रहता था, पीयर प्रेशर में। जहां मेरे जैसे बच्चों ने सिगरेट और शराब की लत पकड़ ली थी, वहीं मैंने कभी पढ़ाई से अपना फोकस नहीं हटाया था। लेकिन दिक्कत शुरू हुई जब दूसरे सेमेस्टर में सीमा मैम हमें जेनेटिक्स एंड एग्रीकल्चर पढ़ाने आई। मेरा कस्बा गांव के आसपास ही था, तो थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर का नॉलेज था मुझे, इसीलिए मैं उनकी क्लास में अच्छा परफॉर्म करने लगा, जिसकी वजह से मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट बन चुका था। पिछले 6 सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, पर अर्जुन, तुम्हारी जैसा स्टूडेंट देखा ही नहीं मैंने। थैंक यू मैम। कैसे पढ़ लेते हो इतना? अकेले रहता हूं मैम, तो टाइम बहुत बचता है। सारा टाइम सिर्फ पढ़ाई में लगा देता हूं। पर तुम्हें थोड़ा बहुत जीने पर भी ध्यान देना चाहिए। कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करो। मुझे दोस्त बनाने में प्रॉब्लम होती है। आपसे जितनी बात होती है उतनी तो क्लास में किसी से नहीं करता। फिर आज से अपन ही फ्रेंड हुए। तुम्हारे रैंडम फैक्ट से मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा और मेरी टीचिंग्स भी तुम्हारे काम आएंगी। एक बात बताओ, संडे को कहीं जाते हो या बस पढ़ाई ही करते हो? मंदिर जाता हूं ना। ओह, संस्कारी लड़के। एक काम करो, इस संडे मेरे घर आओ, प्लान्स पे बनी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाती हूँ। संडे को मैं सीमा मैम के घर चला गया। मैम ने और मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी।
वो सिर्फ 40 मिनट की थी, लेकिन हम पूरे वक्त बात ही करते रहे। मुझे कभी पता भी नहीं था कि मैं इतनी बातें कर सकता हूं। क्लास में तो काफी चुप रहते हो। क्लास में ज्यादा बोलने पर क्लास लगती है ना, इसलिए। अच्छा, क्लास तो तुम्हारी यहाँ भी लग सकती है। बताओ, व्हाट आर क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव्स? कुछ आसान पूछिए ना मैम। अच्छा बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैम, ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया। है या नहीं? नहीं है। फ्रेंड नहीं है तुम्हारे? वो मैं बन गई। गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका तो तुम्ही को कुछ करना पड़ेगा। मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। मैम, कुछ भी बोल रहे हो आप। चलिए, डॉक्यूमेंट्री काफी अच्छी लगी, कल कॉलेज में मिलते हैं। घर जाके क्या करोगे? यहीं रुको ना। ये कहते हुए टीचर ने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। मैं वहां से जाना चाहता था, पर उन्हें मना नहीं कर पाया। मैं जैसे तैसे वहां से निकला, पर जब घर गया तो एहसास हुआ कि मुझे सीमा मैम के साथ बात करना कितना अच्छा लगता है, और आज उनके घर उनके साथ बैठकर बात करना कितना अच्छा लगा था मुझे। मैंने आज तक कभी किसी दोस्त से इतनी गहरी और इतनी सारी बातें नहीं की थी। अब हमारा मिलना और ज्यादा हो गया। हर संडे उनके पास जाता, और कभी कभी बीच में भी किसी काम से। आज डॉक्यूमेंट्री की जगह कोई फिल्म देखोगे? मैं तैयार हो गया। फिल्म देखते देखते मैम को आंसू आ गए। क्या हुआ मैम, पानी लेकर आऊं? इमोशनल सीन है, इसीलिए। मैम ने फिर मेरे कंधे पर सर रख दिया, और थोड़ी देर बाद फिल्म देखते देखते मुझे गले लगा लिया। उस दिन हमारा रिश्ता दोस्ती से ज्यादा बढ़ गया था। हम इमोशनल सपोर्ट देते देते फिजिकल लेवल पर जा चुके थे। मेरे पति के होने के बावजूद बहुत अकेला महसूस किया है मैंने। तुमने इमोशनली मेरी बहुत जरूरतें पूरी की हैं। उस दिन घर आया तो इस बात को लेकर तो खुश था कि मैम का भरोसा मुझ पर और बढ़ा ही है, पर अब मुझे मैम कभी भी बुला लेती थी। मेरी पढ़ाई पर असर दिखने लगा। मैम मुझसे घंटों फोन पर बातें करने लगी। सेमेस्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया था। बाबूजी ने रिजल्ट पूछने के लिए कॉल किया। फिर से टॉप किया है? बाबूजी, गलती हो गई बाबूजी। अरे क्या हुआ अर्जुन? इस बार मेरे बहुत कम नंबर आए थे। मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ अपने माँ बाप के साथ ही नहीं, बल्कि मैम के हस्बैंड के साथ भी धोखा ही किया है, और सबसे ज्यादा धोखा दिया है अपने और बाबूजी के सपनों को। मैम, अब मैं हर बात खत्म करना चाहता हूं हमारे बीच में। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आ ही जाएगा जब तुम भी मुझसे मेरे पति की तरह दूर हो जाओगे। इसीलिए मैंने इसका इंतजाम कर रखा था। एक वीडियो है मेरे पास, जो तुम्हारे बाबूजी को भेज दूंगी तो शायद वो हार्ट अटैक से ही चले जाएं। मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं था कि सीमा मैम इतनी ऑब्सेसिव हो जाएंगी और मुझे ब्लैकमेल करने लगेंगी। मैं कुछ कर नहीं सका, और कॉलेज के पूरे 3 साल मैंने सीमा मैम की जरूरत पूरी की, और उनसे हर मुलाकात के बाद पछताते हुए रोया, ये सोच के कि मैं किस जंजाल में फंस चुका हूं। तीसरा साल खत्म हो गया था। मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाई पर तो था ही नहीं। मैं सीमा मैम के यहां गया और गुस्से में बोला, प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जॉब नहीं मिलेगी तो घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जाओ, अब जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी तुम्हारी। कॉलेज में हर साल नए लड़के आते हैं। मैं उदास होकर वहां से वापस जा रहा था तो देखा फर्स्ट ईयर का एक लड़का मैम के घर की तरफ जा रहा है। मैंने उससे पूछा, निशिकांत, इधर कहां जा रहे हो? सर, सीमा मैम ने एक डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए बुलाया है। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं अकेला नहीं था जो सीमा मैम की हैवानियत का शिकार हुआ था। मैंने उसे वहीं रोक के सब बता दिया और सीमा मैम से दूर रहने के लिए कहा, ताकि उसके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ। सूरजपुर गांव में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती है। राजकुमारी का जादुई महल गांव के बाहर जंगल में है। गांव में एक आदमी दौड़ते हुए आता है और शोर मचाता है, सभी अपने घरों में छुप जाओ, उस चुड़ैल ने आज भी एक लड़की उठा ली है। वो नहीं छोड़ेगी, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, वो सबका खून पी जाएगी।
अरे तुमको ये कैसे पता? जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक सुनसान कमरे में एक लड़की को चुड़ैल ने बांध कर लटकाया हुआ है और उसका खून पी रही है। मैं सबका खून पी जाऊंगी, सबका। सभी अपने घरों में छुप जाते हैं। गांव में रहने वाला भोला अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते हुए घूम रहा है। तभी उसकी मम्मी रविता उसे घर बुलाने के लिए आती है। अरे भोला, तुझसे कितनी बार कहा है कि तू बाहर मत घुमा कर, वो चुड़ैल उठा कर ले जाएगी। माँ, वो चुड़ैल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। हाँ हाँ, ज्यादा बड़ा मत बन, वो उठा कर ले जाएगी और खून पी जाएगी। माँ, उस चुड़ैल के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। वो कोई चुड़ैल नहीं है, बल्कि एक राजकुमारी है, और वो सप्ताह के आखिरी दिन ही चुड़ैल बनती है और सिर्फ खूबसूरत लड़कियों का ही खून पीती है। लड़कों को तो वो पास भी नहीं आने देती है। हैं? तुझे किसने बताया ये सब? गांव के मंदिर पर जो गुरुजी रहते हैं ना, वो बता रहे थे। अच्छा, तो अब मेरे साथ घर चल। भोला घर आ जाता है। भोला की मम्मी रविता गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर मुखिया जी के पास जाती है। कहो, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, उस चुड़ैल का तो कुछ करना ही होगा। वो एक राजकुमारी है और उसके पास पर्याप्त सैनिक है। हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन वो खून क्यों पीती है इसका पता तो लगाना ही होगा। ये राज तो हमको मंदिर वाले गुरुजी ही बता सकते हैं। ठीक है, तो उनके पास चलते हैं। मुखिया, रविता और गांव के कुछ लोग मंदिर में गुरुजी के पास आते हैं। गुरुजी, हमारे गांव में ये नई मुसीबत आ पड़ी है कि गांव की लड़कियां गायब हो रही है। गांव की लड़कियां गायब हो रही हैं, लेकिन याद रहे कि सिर्फ खूबसूरत लड़कियां गायब हो रही हैं। हाँ गुरुदेव, ऐसा क्यों हो रहा है? नगर के राजा ने अपनी लाडली बेटी की हरकतों से परेशान होकर उसको अपने नगर से बाहर निकाल दिया। लेकिन वो जादूगरनी भी है और उसने एक जादुई महल हमारे गांव के नजदीक बना लिया। अच्छा, ऐसे क्या हरकतें थी उसकी? राजकुमारी खूबसूरत लड़कियों का खून पी जाती थी। अरे पर गुरुदेव, ऐसा क्यों करती थी वो? राजकुमारी का एक ही उद्देश्य है कि उसे विश्व की सबसे सुंदर लड़की बनना है। इसलिए वो सभी सुंदर लड़कियों का खून पीती है और एक दिन के लिए चुड़ैल बन जाती है। गुरुदेव, गांव की लड़कियों को अब कैसे बचाया जाए? सभी लड़कियों के चेहरे पर काला रंग लगा दो। शायद इससे लड़कियां बच जाए और वो चुड़ैल दूर भाग जाए। सभी अपने घर आ जाते हैं और गांव की सभी लड़कियों के चेहरे पर काला रंग लगा देते हैं। शहर से गांव घूमने एक सुंदर लड़की आती है जिसका नाम करिश्मा है। हेलो, तुम इसी गांव में रहती हो क्या? हमारे गांव की तो सभी लड़कियां काली हो गई है और घरों में बंद है। फिर ये लड़की कौन है? कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं है? भागो! अरे क्या हुआ? भाग क्यों रहे हो तुम? अच्छा, चुड़ैल चुड़ैल! हाँ, कहाँ है चुड़ैल? तुम ही तो। अरे पागल हो गए हो क्या? मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, गांव घूमने आई हूँ। क्या तुम मुझे अपना गांव नहीं घुमाओगे? जरूर घुमाऊंगा, लेकिन क्या? बोलो। तभी दूर से एक सिपाही आता हुआ दिखाई देता है। गांव की सभी लड़कियां छुप गई हैं। अब तुम ही मुझे इस गांव में सबसे सुंदर दिखती हो। आज शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। राजकुमारी का आदेश है। सिपाही चला जाता है। अरे वाह, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ कि खुद राजकुमारी ने मुझे बुलवाया है। अब तो मैं उनके साथ ही पूरा गांव घूमूंगी। अच्छा मजाक है। क्यों, क्या हुआ? भोला करिश्मा को पूरी बात बता देता है। मुझे बचा लो प्लीज, मैं इस गांव के बाहर भाग जाती हूँ। नहीं, तुम यहाँ से अब भाग नहीं पाओगी। इससे अच्छा है कि मेरे घर चलो, वहां चलकर ही कुछ सोचते हैं। वो चुड़ैल के सिपाही तुमको खोज लेंगे। इससे अच्छा है कि तुम भी अपने मुंह पर काला रंग लगा लो। लेकिन
वहां जाएगा कौन? मैं जाऊंगा वहां। क्या? लेकिन वो तो सिर्फ लड़कियों को ही बुलाती है ना। तो तुम मुझे लड़की बना दो। करिश्मा भोला को लड़की बना देती है और भोला शाम को महल में पहुंच जाता है। अरे वाह, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की को लेकर आए हो। इसका खून पीने में तो और भी मजा आएगा। सभी तैयारियां की जाए। राजकुमारी धीरे धीरे चुड़ैल के रूप में आने लगती है। सिपाही भी लड़की की बलि देने की सभी तैयारियां कर देते हैं। ए लड़की, क्या नाम है तेरा? तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है क्या? यहाँ जितनी भी लड़कियां आई हैं सब रोती है। भोला चुप रहता है। तू गूंगी है क्या? चल ये भी सही है, मुझे शोर पसंद नहीं है। चुड़ैल भोला का हाथ पकड़ती है और देखती है कि उसके हाथों पर बाल है। सिपाही, ये किसको उठा लाए हो तुम? इसके हाथों पर कितने बाल है? यार, कहीं इस चुड़ैल को पता तो नहीं चल गया कि मैं एक लड़का हूं। अब क्या होगा? भोला कांपने लगता है। चुड़ैल अपने लंबे लंबे दांतों से भोला का हाथ काटने की कोशिश करती है। भोला आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जैसे ही चुड़ैल ने भोला का हाथ काटने की कोशिश की, उसको एक जोर का झटका लगा और वो दूर जाकर गिर गई। ये क्या हो रहा है? मेरा महल राख क्यों बन गया? मेरा कोई भी मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? जरूर ये लड़की के भेष में कोई लड़का है। कुछ ही देर में चुड़ैल के बदन में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाती है। उसका जादुई महल खत्म हो जाता है। भोला गांव में आता है। सभी लोग फूल मालाओं से उसका स्वागत करते हैं। मम्मी, मुखिया जी, करिश्मा देखिए तो, मैंने कैसे उस जादूगरनी को और उसके साम्राज्य को नष्ट कर दिया है। हाँ बेटा, लेकिन तुमने ये किया कैसे? हाँ बताओ कि कैसे किया तुमने ये सब? मैं गुरुदेव के पास दोबारा गया था कि गुरुदेव, उस चुड़ैल ने आज मेरी दोस्त करिश्मा को न्योता दिया है। मैं उसे कैसे बचाऊं? उस चुड़ैल से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके लिए तुम्हें जान जोखिम में डालनी होगी। गुरुदेव, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजकुमारी को श्राप लगा हुआ है कि वो हर सप्ताह चुड़ैल बनेगी, लेकिन अगर उसने गलती से भी किसी पुरुष या लड़के को दांत से छू लिया तो वो तुरंत जलकर मर जाएगी और उसका साम्राज्य भी समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव की बात मैंने मान ली और जिसका परिणाम इस गांव से सदा के लिए चुड़ैल का साया हट गया। कुछ ही देर में ये खबर सारे गांव में फैल जाती है और सभी लड़कियां चेहरे से काला रंग हटाकर सज संवर कर बाहर आती हैं और पूरा गांव बेहद खुश है। राधा की शादी एक संयुक्त यानी कि जॉइंट फैमिली में हो जाती है। अब माँ बाप की इकलौती लड़की, उसे कोई आइडिया नहीं होता कि जॉइंट फैमिली में रहने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ओहो, कितनी भूख लग रही है। क्या क्या है खाने में? ओह, पनीर का पराठा। पर ये एक ही क्यों है? खैर, एक ही सही। राधा पनीर का पराठा खा लेती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसकी भाभी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब इस घर में सबको पता है कि राजू मेरा सिर्फ पनीर का ही पराठा खाता है, तो फिर क्यों उसका पराठा नहीं बनता? अरे भाभी, क्यों रोज एक पराठे पर बवाल मचा देती हो? देख लीजिए, वहीं होगा। बनाया था मैंने आपके राजू के लिए एक पराठा। तभी डकार मारती राधा आ जाती है। दीदी, सिर्फ एक पराठा क्यों बनाया? देखिए ना, भूख लगी जा रही है। हाय रे, मेरे राजू के लिए पराठा बना था, वो तुम खा गई। इस घर में सिर्फ मेरे राजू को ही पनीर का पराठा अच्छा लगता है। अरे तो कौन सा पराठे पर लिखा था राजू का पराठा? लिखा होता तो ना खाती, मुझे क्या पता। सास बीच में आ जाती है और बहू को समझाती है। देख राधा बहू, इस घर में तेरे मायके की तरह दो लोग नहीं रहते, है ना? पूरा भरा परिवार है, तो यहाँ जो काम भी करो सबसे पूछ कर करो, जब तक तुमको अंदाज़ा नहीं हो जाता कि क्या करना है, हैं? करके सास तो निकल जाती है, लेकिन राधा को कर जाती है कंफ्यूज कि भैया क्या क्या करे पूछ कर। फिर एक सुबह, हाय रे,
रात से पेट गड़बड़ हो रहा है, न जाने क्या क्या खा लिया था। वॉशरूम जाना पड़ेगा फिर से। राधा बाथरूम में जाती है, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो बाहर निकलती है तो पूरा घर खड़ा होता है। सब जैसे ही बाथरूम से राधा निकलती है उसे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो कोई बड़ी जंग से लौटी हो। क्या हो गया? राधा, क्या है ये, क्या कर रही थी? वही जो सब करते हैं, आप करने जाते हैं वही तो मैं भी करने गई थी। क्या दीदी, कुछ भी पूछती हैं आप? राधा, तुमने तो सच्ची परेशान करके रखा है। माँ जी, अब आप ही समझाइए इसे। ये बोलकर जेठानी बच्चे को लेकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। देख राधा बेटा, तुझे बोला था ना, तेरे घर की तरह दो लोगों की फैमिली नहीं है। तुझे कहा था ना, जब तक तू नई नहीं है हर काम पूछ कर किया कर। फिर पर माँ जी, ये काम भी पूछ कर क्या करूँ? ये तो नहीं कहा था आपने। अरे बेटा, तू नहीं जानती कि राजू के स्कूल का वक्त होता है तो हम लोगों को मेन वाला बाथरूम उसके लिए खाली रखना पड़ता है। अरे उसको इसी बाथरूम की आदत है ना बेटा। सास फिर कुछ बोलकर चली जाती है और राधा बेचारी परेशान कि जॉइंट फैमिली का मतलब ये तो नहीं होता ना कि बाथरूम भी कोई पूछ कर जाए। राधा कमरे में आ जाती है और पति को सारी बात बताती है। राधा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। जिस घर से तुम आई हो वहाँ ये सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन जॉइंट फैमिली में तो। अरे तो हम जॉइंट फैमिली में रहते ही क्यों हैं? चलिए ना खुद का नया घर ले लेते हैं। मैं पापा से बोल देती हूँ, हम लोगों की मदद कर देंगे। अरे नहीं नहीं, रहने दो। पापा मम्मी की तबीयत का पता है ना, ठीक नहीं लगता। वैसे भी इतना अच्छा कमरा तो है तुम्हारा, बस अटैच वॉशरूम बनवा देता हूँ, उसके लिए बोल देना पापा को। अब क्या करे बेचारी राधा, समझ में नहीं आ रहा था। और पता है ना, जब महिलाओं को कुछ समझ में नहीं आता तो वो क्या करती हैं जी? हाँ जी, शॉपिंग। तो हमारी हीरोइन राधा निकल गई शॉपिंग के लिए। रोज़मर्रा की साड़ी नहीं है, हैवी साड़ी पहनकर काम नहीं होता। एक काम करती हूँ, साड़ी ही ले लेती हूँ। राधा ढेर सारी शॉपिंग करके जैसे ही घर में घुसती है। कहाँ गई थी? बाजार? हाँ दीदी, वो बाजार गई थी, कुछ सामान नहीं था ना। ये बोलकर वो अपने कमरे में जा रही थी कि सामने से सास दिख जाती है। आ गई, ले आई सामान? राधा समझ नहीं पाती कि ये सब इतना क्यों पूछ रहे हैं। हाँ ले आई माँ जी। राधा कमरे तक पहुंचती है, तब तक लगभग हर कोई उससे ये सवाल कर लेता है कि वो कहाँ गई थी, और गई थी तो क्या वो आ गई, और अगर आ गई तो क्या उसे सामान मिल गया। राधा सबको हाँ हाँ कहते कमरे तक तो पहुंच जाती है, लेकिन फिर अगले रोज़, अरे ये साड़ी तो बहुत अच्छी है राधा, कहाँ से ली? ये वही तो है जो कल लाई थी। जेठानी सास को देखती है, सास ससुर को, ससुर पास खड़े बच्चे को और बच्चा घड़ी को। बच्चा भी समझ रहा है कि घर का वक्त बदल रहा है। यहाँ देखा जा रहा है कि लोग अपने में ही मस्त रहने लगे हैं। क्यों कमला? नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं है। बहू नहीं है ना, तो उसे नहीं पता कि। अभी सास शब्द पूरा करती कि राधा बोल पड़ती है। पता है माँ जी, पता है। मैं अब जो भी करती हूँ सबको बता कर ही करती हूँ। बाथरूम यूज़ करना हो तो वो भी। ससुर सास को देखते हैं। देख बहू, वो तो तू समझ गई, अच्छी बात है, लेकिन शॉपिंग करके कुछ भी आओगी ना तो यहाँ ड्राइंग रूम में सारा सामान खोल कर रखोगी, सबको दिखाओगी और फिर वो कमरे में जाएगा। क्योंकि हम लोगों के घर में मेरा तेरा नहीं होता, जो तुम्हारा है वो सबका है। गांठ बांध लो इसे। लेकिन माँ जी क्यों? ये क्या बात होती है? वो इसलिए बहू कि अब कल को तेरा कोई कपड़ा सूख रहा हो तो पता तो रहे कि तुम्हारा ही है, बहू अगले रोज फिर शॉपिंग पर जाती है, सारा सामान खोल कर रख देती है, साथ में कुछ अंडरगारमेंट्स होते हैं वो भी सामने सजा देती है। छी 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 बहू, ये क्या बेशर्मी है। सोच, तेरे ससुर जी भी होते तो क्या सोचते, कैसी हरकत करती है बहू। पर माँ जी मैं तो सोच रही थी कि कपड़े सूखने डालो तो छोटे कपड़े ज़्यादा उड़ते हैं, तो वो क्या है ना, मैंने दिखा दिया आप लोगों को। अब मैंने अंदर क्या पहना है वो तो नहीं दिखा सकती ना। कल को मेरे अंडरगारमेंट्स उड़े तो पूरे घर को पता तो चले कि किसकी उड़ी है। सास सर पर हाथ रख लेती है।
तू ना रहने दे, कुछ ना दिखाया कर। मम्मी जी, हम ना इसके कमरे में जाकर ही देख लेंगे। चल अब जल्दी से सामान बटोरो और निकल। यही तो चाहती थी राधा, तो हो गया। राधा कमरे में जाती है और चैन की सांस लेती है कि तभी सास के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बहू, राधा बहू कहाँ है? हाय रे, जॉइंट फैमिली, अब क्या हो गया? जी माँ जी, बस कमरे में। क्या हो गया? अरे वो क्या है ना, पड़ोसन की बुआ की बेटी की शादी है, तो वो अपनी लाल वाली साड़ी दे दे। वैसे भी हमारे घर में कोई मेरा तेरा तो होता नहीं है ना। हाँ, मुझे भी ना वो तेरा शादी वाला लहंगा निकाल देना। लेकिन मेरा लहंगा आपको कैसे आएगा? मेरी शादी का है, आप मोटी मैं पतली। सास को बहू की बात पर गुस्सा आता है। देख बहू, ये कोई बात नहीं होती। जॉइंट फैमिली में नो नहीं बोलते, समझी? वैसे भी तेरी जिठानी अच्छी लगेगी, ये बात तुझे अच्छी नहीं लगेगी क्या? बहू बेचारी अपना लहंगा दे देती है और सास से कहती है, सासू माँ देख लीजिए, पापा इस लहंगे की EMI अभी भी भर रहे हैं। ज़रा दीदी को बोलिएगा कि प्यार से पहने। अरे हाँ हाँ सीमा, ज़रा प्यार से पहना इसका लहंगा, ठीक है? वैसे बहू, हमारे घर का रूल है, जो उसका है वो सबका है। हाय रे। इस घर में क्या सब करके ही काम को ख़त्म करते हैं। बहू बेचारी कमरे में चली जाती है। सुबह जिठानी जब लहंगा लेकर आती है तो उसमें अचार से लेकर दाल, दही, चीनी सभी के दाग होते हैं। थोड़ा गंदा हो गया है, देख लेना। फिर वही। हे भगवान, वैसे दीदी क्या हो गया था? प्लेट नहीं मिली थी कि आपको, जो सारा खाना मेरे लहंगे में ही खा लिया? और ये फटा तो नहीं ना? नहीं नहीं, लो, सासू माँ ने बोल दिया था ना प्यार से पहनना, तो फिर। जेठानी चली जाती है, लेकिन राधा सोच लेती है कि वो अब कुछ ना कुछ ऐसा करके रहेगी जिससे ये सारा मामला सही हो जाए। फिर एक रोज़, सासू माँ, वो आपका हार है ना, जो आपकी सास ने दिया था, जो आपने मेरी शादी में पहना था, वो हार दीजिए ना। अरे बहू, वो तो करोड़ों का हार है, कहाँ पहनोगी? वो क्या है ना, मेरी सहेली के पड़ोसन की बहन की ननद की शादी है, तो वहाँ जाना है मुझे। अरे बहू, वो तो मेरा। लेकिन बहू के सामने सास की नहीं चलती। वो हार बहू को दे देती है। बहू थोड़ा महंगा है, प्यार से पहनना। हाँ, बहू भी सास के अंदाज में हंस देती है। कैसी बात कर रही है माँ जी? बिल्कुल। लेकिन बहू शादी से जब वापस आती है तो उसके गले में हार नहीं होता। माँ जी, वो आपका हार ना, वो तो गिर गया। हे भगवान, क्या कह रही हो? अरे कोई बात नहीं माँ जी, हम जॉइंट फैमिली है, यहाँ तो एक दूसरे की चीज़ सभी की होती है ना? नहीं नहीं बहू, मुझे माफ़ कर दे। अब सबकी कीमती चीज़ उसी की होगी, तभी वो उसकी वैल्यू समझेगा। अरे मुझे माफ़ कर दे। ओ माँ जी, सच्ची? तो ये लीजिए आपका हार। एक बार कुछ अंग्रेजों का ग्रुप एक गांव में घूमने के लिए आता है और गांव का भिखारी हरिया उनके पीछे पीछे दौड़ता है। आ भैया, जरा हमको 10 रुपया दे दो। अरे सुबह से भूख है, कुछ नहीं खाए, ऊपर वाला तुम्हारा बहुत भला करेगा। 10 रुपया, सिर्फ 10 रुपया। तभी अंग्रेज कहता है, पुअर मैन, क्या कहते हैं तुम? हमारे समझ में कुछ नहीं आता। अरे बहुत भूख लगी है भैया, थोड़ा पैसा दे दो। तुम भैया क्यों मांगता है? तुमको कुछ काम करना चाहिए। अरे भैया, कुछ देना तो दे दो, नहीं तो हम कहीं और जाए। ज्ञान अपना पास ही रखो। Okay, I understand. Touch my hand. क्या बोल रहे हो भैया? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा हाथ पकड़ो। अब तुम्हारा हाथ पकड़ने से कौन सा जादू हो जाएगा भैया? ठीक है, फिर भी कहता है तो पकड़ लेता है। इसके बाद हरिया ने जैसे ही अंग्रेज का हाथ पकड़ा, उसके बाद हरिया ने बोलना शुरू किया तो उसके मुंह से अपने आप अंग्रेज जैसी बोली निकलने लगी। है मैन, ये तुमने क्या किया? मेरा लैंग्वेज चेंज कैसे हो गई? You don't know? I am magician. मैंने जादू कर दिया है। आप देखना,
चुम को भीख में बहुत सारा पैसा मिलेगा और चुम अमीर आदमी बन जाएगा। ओके, बाय बाय, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो अंग्रेज अपने साथ वाले लोगों के साथ वहां से चला गया। अब हरिया जहां भी भीख मांगने जाता वो अंग्रेजों की तरह बात करता। एक दिन एक औरत सड़क से गुजर रही थी। Hey beautiful lady, can you give me some money please? मुझे थोड़े पैसे दे दो। अरे इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, ऊपर से भीख मांग रहे हो, देख कर लगता नहीं कि तुम भिखारी हो। Oh, you are confused. I am भिखारी। मैं एक अमेरिकन भिखारी हूँ। अरे इतना ही अमेरिकन भिखारी हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने अमेरिका में जाकर भीख मांगो। No, 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 I can't go. मेरे पास वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, मैं जाकर भी ऐसा नहीं कर सकता। अरे लगता है ये आदमी पगला गया है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, भगवान जाने कौन घड़ी में पागल आदमी से पाला पड़ गया। इतना कहकर वो औरत वहां से दौड़ कर चली जाती है। औरत के जाने के बाद Oh my God, what is this? अंग्रेजी आने के बाद तो कोई मुझे भीख भी नहीं देता। तभी वहां से गांव के 2-3 आदमी गुजर रहे होते हैं। उन्हें देखकर हरिया ने कहा, Hi young man, can you give me some money? अरे कौन बोला? इतना अच्छा अंग्रेजी कौन बोला? अरे वो देखो, वो भिखारी आवाज तो वहीं से आई है। ये क्या कह रहे हो? भिखारी भी कभी अंग्रेजी बोलते हैं का? अरे भैया, हम भी अच्छी तरह सुने हैं, आवाज तो भिखारी के पास से ही आई है। अगर ऐसी बात है तो चलो ना चलकर पता करते हैं, आखिर ये भिखारी इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेता है। हाँ हाँ चलो, हम तो पक्का जानते हैं कि इसी ने अंग्रेजी में कुछ कहा है। ए भिखारी, अभी कुछ देर पहले तुम अंग्रेजी में बोला का? Don't call me भिखारी, my name is Harry। अरे भैया तुम सही कह रहे थे, ये तो सचमुच का अंग्रेजी बोला था। इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलने आती है, फिर भीख काहे मांग रहे हो? कहीं जाकर नौकरी क्यों नहीं करते? Because I am भिखारी and this is my hobby। मुझे भीख मांगना बहुत पसंद है। और मुझे तो ये कोई पागल लगता है, इतनी अच्छी अंग्रेजी आने के बाद भी भीख मांगता है और कहता है कि भीख मांगना इसकी हॉबी है। अरे भला ऐसा भी कभी होता है क्या? हाँ भैया, लगता तो हमको भी ऐसा ही है। लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बेचारा कोई पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन दिमाग पर चोट लगने की वजह से सब कुछ भूल गया है। हाँ भैया, ऐसा तो हो सकता है। क्या पता बेचारे के साथ कौन सी दुर्घटना हो गई हो। और लेकिन इसमें हम कर भी कह सकते हैं। अब ये कौन है, कहाँ से आया, कैसे मालूम? I am from America। मैं अमेरिका से आया हूँ। अरे इतनी दूर से यहाँ का भीख मांगने आया हो भैया? अगर भीख ही मांगनी थी तो अपने देश में ही रहते ना, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? I love this country। मुझे ये देश बहुत पसंद है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, देखो हम तुम्हारी मदद तो कर सकते हैं। हमको लगता है कि तुम्हें कोनो दिमागी परेशानी हो गई है। No, 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 nothing like that। मुझे कोई दिमागी परेशानी नहीं हुई है। I am perfectly okay। अरे देखो भैया, हमारे पास ना एक ठो तरकीब है जिससे तुमको पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। Okay, tell me। तुम हमारे साथ हमारे गांव में चलो भैया, हमारे गांव के बच्चों को अंग्रेजी सिखा दो, बदले में हम तुम्हें पैसे भी देंगे। लेकिन फिर मैं भीख कैसे मांगूंगा? I like this work। अरे बहुत सर फिरे आदमी लगते हो भाई। एक तो हम तुम्हारी मदद करने को तैयार है और एक तुम हो क्या भीख मांगने के पीछे पड़े हुए हो। अरे जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। अरे चलो भाई, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पता नहीं कौन अमेरिकन भिखारी है और कहाँ से चला आया है।
जैसे ही वो तीनों आदमी वहाँ से जाने लगते हैं, अचानक से हरिया को याद आता है कि उस अंग्रेज ने कहा था कि उसके अंग्रेजी सिखाने के बाद हरिया को बहुत सारे पैसे मिलेंगे और वो अमीर आदमी बन जाएगा। यही सोचकर हरिया उनके पीछे दौड़ कर गया और उसने कहा, ओके, मुझे आप लोगों की शर्त मंजूर है। मैं गांव में बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद हरिया उन तीनों लोगों के साथ गांव में चला गया और वहां जाकर गांव के बच्चों को अंग्रेजी सिखाने लगा। पूरे गांव में अब हरिया अंग्रेजी सर के नाम से मशहूर हो चुका था। कुछ दिनों के बाद, अरे भैया, ये लो तुम्हारा पैसा, हमारे बच्चों को तुमने बहुत अच्छी अंग्रेजी सिखाई। यंग मैन, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं सिर्फ भीख लेता हूँ, नो सैलरी। अरे बहुत अजीब हो, पूरा गांव तुमको अंग्रेजी सर के नाम से जानता है और तुम हो कि अपना भीख मांगने का आदत छोड़ने को तैयार नहीं हो। ठीक है, मांगो भीख, दे देते हैं तुमको पैसा। प्लीज गिव मी सम मनी, आई वांट सम मनी। जो भी हरिया से अंग्रेजी सीखता बदले में हरिया को पैसे देता और हरिया उससे पैसे भीख लेने के स्टाइल में ही लेता, क्योंकि वो अपने आप को अमेरिकन भिखारी जो समझता था।